गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ रडार सिस्टम टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह लास्ट लेक्चर का एक्सटेंशन है, तो अगर किसी ने लास्ट लेक्चर स्किप किया तो उसको देख लीजिए। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक रडार सिस्टम, बेसिक रडार सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम और उस पर कुछ बेसिक सिस्टम पे कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रडार सिस्टम। सबसे पहले हम लोग बेसिक पल्स रडार का एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। यहाँ एक एंटीना है, यहाँ एक डुप्लेक्सर स्विच है, यहाँ ट्रांसमीटर सेक्शन है, यहाँ सिंक्रोनाइजर है, डिस्प्ले यूनिट है, रिसीवर है और पावर सप्लाई। ठीक है, सभी ब्लॉक डायग्राम को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले सिंक्रोनाइजर। सिंक्रोनाइजर क्या करता है? इट कोऑर्डिनेट्स द टाइमिंग फॉर रेंज डिटर्मिनेशन। रेंज डिटर्मिनेशन के लिए टाइमिंग को कोऑर्डिनेट करता है। कैसे, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? अब क्या है? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर में क्या यूज होता है? TWT, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, या कह सकते हैं मैग्नेट्रॉन, या कह सकते हैं क्लिस्ट्रॉन। ये सब का यूज करके हम रेडियो वेव जनरेट करते हैं। अब रेडियो वेव जनरेट किए हैं तो उस रेडियो वेव को हमको क्या करना होगा? उसको एम्पलीफाई भी करना होगा ताकि ज़्यादा दूर तक जा सके, है ना। जितना दूर जाएगा उतना रेंज अटेंड करेगा, तो उसको एम्पलीफाई भी ट्रांसमीटर सेक्शन में हम करते हैं। अब हमको ट्रांसमीटर सेक्शन में एम्पलीफाई कर दिया, अब उसको हमको स्पेस में भेजना है। स्पेस में भेजने के लिए हमको एंटीना चाहिए। अब यहाँ जो है एक ही एंटीना, सिंगल एंटीना यूज कर रहा है एज ए ट्रांसमीटर भी और एज ए रिसीवर पे, तो इसको बोलते हैं ट्रांस रिसीवर। ठीक है, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या है? उसको कंट्रोल करने के लिए कब वो एज ए ट्रांसमीटर एंटीना यूज होगा, कब एज ए रिसीवर एंटीना होगा, हम एक डुप्लेक्सर स्विच का यूज करते हैं। डुप्लेक्सर स्विच क्या होता है? एक इस तरह का है, ठीक है, और ये है, और यहाँ पर एक स्विच है। ये स्विच हुआ, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। जब ये इससे कनेक्ट होगा तो वो ट्रांसमिटिंग एंटीना का काम करेगा, और जब इससे कनेक्ट होगा तो रिसीविंग एंटीना का काम होगा। ठीक है, तो अब जो हमारा रेडियो वेव जनरेट हुआ ये इससे कनेक्ट होगा। ट्रांसमिटिंग एंटीना अब उसको क्या करेगा? स्पेस में ट्रांसमिट करेगा। जैसे ही इससे कनेक्ट हुआ, ट्रांसमिटिंग एंटीना ट्रांसमिट किया, ये तुरंत क्या होगा? इससे रिसीवर से कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब वेट करेगा कि हमको टकरा के इको मिले, इको का वेट करेगा कि वो रिसीव हो। अब ये वेव ट्रेवल करके गया, किसी टारगेट से टकराया और रिफ्लेक्ट होकर हमको इको मिला। अब ये किस पे है? रिसीवर सेक्शन पे, हमको रिसीवर में मिल गया। अब ये रिसीवर में डिस्प्ले होगा। तो अभी हम बता रहे थे किस तरह कोऑर्डिनेट करता है टाइमिंग को रेंज डिटर्मिनेशन करके। तो अब हमको बताते हैं, अब सपोज 10 बजे ये हम सिग्नल भेजे, यहाँ सिंक्रोनाइजर से हमको पता चला कि हम 10 बजे सिग्नल भेजे, और 10:02 पे हमको सिग्नल रिसीव हुआ। ठीक है, डिस्प्ले यूनिट पे। तो सेम वही बात हो गया कि 2 मिनट में हमको इधर भी गया और इधर भी हमको लौटा, तो 2R हमको मिल जाता है। तो 2R बराबर क्या होता है? C/T। तो इस तरह से हम रेंज डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। हो गया। अब है एक पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट क्या करता है? सबको पावर प्रोवाइड करता है। सिंक्रोनाइजर को भी दे रहा है, डिस्प्ले को भी दे रहा है, रिसीवर को भी दे रहा है और ट्रांसमीटर को भी दे रहा है। सबसे मेन कंजम्पशन पावर कौन करता है? ट्रांसमीटर। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा ये ब्लॉक डायग्राम। अब हम इस ब्लॉक डायग्राम को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसमीटर पे आते हैं। ट्रांसमीटर क्या करता है? ये रेडियो वेव क्रिएट करता है जिसको हम मॉड्यूलेट करके सेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब वो रेडियो वेव क्रिएट कैसे होता है? पावर एम्पलीफायर जैसे कि क्लिस्ट्रॉन या TWT ट्रेवलिंग वेव ट्यूब की मदद से, या पावर ऑसिलेटर जैसे मैग्नेट्रॉन की मदद से हम उसको क्रिएट करते हैं। बताया आपको कि उसको एम्पलीफाई करते हैं क्यों? क्योंकि ताकि हमको जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सके, और जितना सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेंज हमको हासिल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम हम रिसीवर डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्लॉक डायग्राम का एक यूनिट रिसीवर हम डिस्कस कर रहे हैं। रिसीवर क्या है? अब हमको आपको पता है इधर गया सिग्नल, इतना आर से रिटर्न हुआ। जितना सिग्नल ट्रेवल करेगा उसका पावर स्ट्रेंथ घटता जाएगा। ठीक है, तो जो हमको इको मिलेगा वो बहुत कम स्ट्रेंथ का मिलेगा। तो अब जब रिसीव हुआ हमको इको या रिफ्लेक्टेड सिग्नल, तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे? रिसीवर सेक्शन में एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई करके क्यों करेंगे? हमको ताकि सिग्नल टू नॉइज रेशियो बढ़े। क्यों? क्योंकि जब ट्रेवल किया तो नॉइज बढ़ गया, सिग्नल स्ट्रेंथ घट गया, तो हमको सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या मिला? कम मिला। अब क्या है? अब हम उसमें क्या किए? सिग्नल टू नॉइज में नॉइज जो था अब हम सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। जब सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे अपने आप क्या होगा? सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमारा बढ़ जाएगा। तो हम रिसीवर 2 काम कर रहा है, एक तो एम्पलीफाई कर रहा है किसके लिए? ताकि हमको हाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो मेंटेन रहे। पावर सप्लाई आपको पता है ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल पावर सबको देगा, सारे कंपोनेंट को इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड कर रहा है, और सबसे ज़्यादा जो पावर कंज्यूम हो रहा है किसके द्वारा? ट्रांसमीटर के द्वारा। अब नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, सिंक्रोनाइजर। सिंक्रोनाइजर की अब बात करते हैं। सिंक्रोनाइजर क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट्स द टाइमिंग फॉर रेंज डिटरमिनेशन, ये हम लोग डिस्कस कर सके हैं। अब ये क्या बोल रहा है? इट रेगुलेट्स दैट रेट एट विच पल्सेस आर सेंट। किस रेट से पल्स सेंड रहे हैं? ये सपोज अभी भेजे, कितना देर बाद नेक्स्ट पल्स भेज रहे हैं। तो ये क्या करता है?
ये डिसाइड करता है कितना रेट से हमको पल्स भेजना है। पल्स हमको कंटिन्यूस भेजते रहना है कुछ कुछ इंटरवल पे। तो अब एक बेसिक सिस्टम है, तो पल्स भेजे और रिसीव किए, तो जैसे ही रिसीव हुआ फिर वो क्या करता है, जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग क्लॉक होता है, रेंज डिटरमिनेशन के बाद उसको क्या कर सकता है, रीसेट करता है, मतलब फिर से 0 0 कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, सिग्नल्स फ्रॉम द सिंक्रोनाइजर सेंट साइमल्टेनियस टू द ट्रांसमीटर व्हिच सेंड्स ए न्यू पल्स एंड टू द डिस्प्ले व्हिच रीसेट द रिटर्न स्वीप। वही बोल रहा है सेम बात कि कंटिन्यूसली हम कुछ इंटरवल पर हम ट्रांसमिटिंग एंटीना की मदद से सिग्नल भेजते रहेंगे और जो रिटर्न हमको सिग्नल मिलेगा उसके बाद हमको क्लॉक को रीसेट भी साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, यही मेन काम है सिंक्रोनाइजर का। नेक्स्ट मूव करते हैं डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर क्या है, एक तरह का स्विच है जो क्या करता है, दोनों के बीच में अल्टरनेटली किसको ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कनेक्ट है, एक बार ट्रांसमीटर एक बार रिसीवर, एक जैसा जरूरत है उस तरह से ट्रांसमिट कर दिया तो रिसीवर में चला जाएगा, और जब रिसीव सिग्नल हो गया तो फिर क्या हुआ, सिंक्रोनाइजर की मदद से पता चल जाएगा कहाँ सिग्नल रिसीव हो गया, फिर वो ट्रांसमीटर में चल जाएगा। जैसे ट्रांसमिट करने लगेगा सिग्नल तो पता चल जाएगा कि यहाँ ट्रांसमीटर है, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह जाएगा, सिग्नल रिसीव हुआ तो सिंक्रोनाइजर को पता चल जाएगा कि सिग्नल रिसीव हो जाएगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा, रिसीवर में ट्रांसमीटर में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। बोलता द मेन पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द रिसीवर फ्रॉम द हाई पावर आउटपुट ऑफ द ट्रांसमीटर। जो ट्रांसमीटर होगा उसमें आउटपुट का पावर बहुत हाई होगा, एम्पलीफाई करेंगे, लेकिन जो रिसीव्ड सिग्नल होगा उसका स्ट्रेंथ पावर जो बहुत लो होगा। तो यही मेन पर्पस होता है कि रिसीवर को हम बहुत हाई पावर ऑफ आउटपुट जो ट्रांसमीटर को दे रहे हैं उससे प्रोटेक्ट करना। एंटीना पता है एंटीना क्या करता है, रडार पल्स जो भी हम पल्स जनरेट कर रहे हैं उसको लेता है ट्रांसमीटर में और एटमॉस्फेयर या एयर में पुट कर देता है। नेक्स्ट है डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट क्या करता है, जो भी रिसीव सिग्नल आया उसको एक ऑपरेटर की मदद से शो करता है। आप देखोगे कि एक कुछ डायग्राम की तरह से, और उसको रीडिंग करने आपको आना चाहिए। तो यहाँ दो बेसिक डायग्राम हम लिए हैं, एक है ए स्कैन। ये ए स्कैन क्या होता है, एक एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम डिले का ग्राफ होता है, उससे मदद से समझते हैं कि अच्छा हमको रेंज कितना मिला। दूसरा होता है पीपीआई, प्लान पोजीशन इंडिकेटर। इसमें देखिए आप बता रहे थे यहाँ पर टारगेट है तो उसमें क्या बताएगा, इस थीटा पर इतना है, तो इसे हमको क्या आर क्या रेंज, थीटा एजुमिथ एंगल है टारगेट 1 का। एजुमिथ एंगल हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रू नॉर्थ से जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एजुमिथ एंगल बनता है। तो हमको इससे एंगल और हमको पूरा कोऑर्डिनेट मिल रहा है कितना दूर पे, रेंज हम इससे डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। और भी तरह का डिस्प्ले यूनिट है, जैसे ए स्कैन के साथ साथ बी स्कोप, ई स्कोप, सी स्कोप, पीपीआई में भी एक और होता है सेक्टर पीपीआई। इस तरह का हम स्कैन मेथड यूज कर सकते हैं। हम डिटरमाइन इस तरह का ग्राफ को रीडिंग करने आपको आना चाहिए, तब आप पता कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कशन में मूव करते हैं। तो हम बेसिक जो अभी हम डिस्कस किया उसका बेसिक क्या था कि एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा, डुप्लेक्सर स्विच की मदद से होगा जिससे एक एंटीना अटैच होगा, वही ट्रांसमिट सेंस करेगा और रिसीव करेगा। ठीक है, तो अब क्या है, डिस्टेंस क्या होगा, हमको रेंज निकालना है। रेंज क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। वेलोसिटी आपको पता है सी, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम हमको टी है मानते हैं, तो टी क्या टाइम है, जाने और आने दोनों में, मतलब ट्रांसमिट किए और रिसीव किए दोनों का मिला के टाइम क्या है, टी। अब क्या है, आर गया यानी क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 2r। सी वेलोसिटी है, टी टाइम है, हमको आर क्या मिल गया, ct/2। अब यही टी जो है, टी 1/t को हम क्या लिखते हैं, PRF, पल्स रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1/t को क्या लिखते हैं, पल्स रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी। टी क्या है, राउंड ट्रिप टाइम, गया और आया, ये टोटल टाइम को क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिप टाइम। ठीक है, अब क्या है, इस बात को हम भी आगे डिस्कस करेंगे। टी और PRF कैसा, एक डायग्राम की मदद से। PRF क्या है, पल्स रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ समझते हैं। यहाँ ट्रांसमीटर गया और यहाँ पर नेक्स्ट पल्स भेज रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भेजा और यहाँ से जाया, लेकिन राउंड ट्रिप टाइम क्या हुआ, हम जहाँ से भेजे और जितना देर में रिसीव हुआ यही थे टाइम। यह हम कर सकते हैं, जब नेक्स्ट पल्स रिसीव होगा तभी तो हम भेजेंगे ना। तो वही पल्स रिपीटिंग, एक पल्स के बाद कितना भेज सकते हैं उतना देर में, यानी हमको सिग्नल जो गया उसको रिटर्न भी हो जाना चाहिए, तभी ना नेक्स्ट पल्स भेज रहे हैं। तो पल्स रिपीटिंग फिक्स फ्रीक्वेंसी उतना ही होगा जितना टाइम में हमारा ये सिग्नल गया और सिग्नल लेट होगा, तभी हम नेक्स्ट होगा, पर नेक्स्ट पल्स को रिपीट करेंगे, नेक्स्ट उसका फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। तो इसीलिए 1/t को हम क्या बोलते हैं, पल्स रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब क्या हुआ, इतना पल्स का विड्थ हुआ, हम इतना सिग्नल को ट्रांसमिट किए, जनरेट करके ट्रांसमिट किए। जैसे ट्रांसमिट किया आपको पता कि वो ट्रांसमीटर से रिसीवर में कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या, पल्स हम भेज नहीं रहे हैं, अब क्या है, पल्स वेट कर रहा है कि हम इको सुनेंगे, तो इसको बोलते हैं RT, रेस्ट टाइम बोलते हैं। पल्स हम भेजे, अब हम ये इको सुनने के वेट कर रहा है। अब रिसीवर क्या हुआ, ट्रांसमीटर है, ये देखिए ये रिसीवर है। अब रिसीवर क्या, वो इको यहाँ पर सुना
इको सुना, उसके बाद हम थोड़ा देर बाद नेक्स्ट पल्स भेजे, तो ये क्या टोटल कर लाएगा, पल्स रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी, या क्या कह सकते हैं पल्स रिपीटेशन टाइम। इतना फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं या इतना इंटरवल में भेज रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या, इतना बार, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ पल्स पर सेकेंड, तो यही हुआ फ्रीक्वेंसी या पल्स रिपीटेशन का, इतना टाइम में हम उसको भेज रहे हैं। उसी तरह ये हुआ डिजिटल। अब एनालॉग का केस ले लें, तो यहाँ पर आपको क्या है, ये पूरा पल्स रिपीटेशन, एक पल्स के बाद दूसरा भेजे, ये क्या हुआ बीच में रेस्ट टाइम, इतना विड्थ का एक पल्स, इतना विड्थ का एक पल्स हम भेजे। अब भेजने के बाद हम वेट करेंगे कि हाँ उसका हमको इको सुनाई दे, उसको रेस्ट टाइम बोलेंगे। जितना का पल्स भेजे उसको पल्स विड्थ बोलेंगे, और जो टोटल टाइम ड्यूरेशन उसका क्या बोलेंगे, पल्स रिपीटेशन टाइम। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हम देखते हैं पल्स रिपीटेशन टाइम क्या होता है। इट इज इंटरवल बिटवीन स्टार्ट ऑफ वन पल्स एंड अनदर पल्स। क्या है पल्स रिपीटेशन टाइम, यहाँ एक पल्स भेजे और दूसरा पल्स, एक पल्स के स्टार्ट और दूसरे पल्स के स्टार्ट के बीच का टाइम को क्या बोल रहे हैं, पल्स रिपीटेशन टाइम। ठीक है, तो पल्स रिपीटेशन क्या होगा, पल्स विड्थ प्लस रेस्ट टाइम। आप देख सकते हैं यहाँ से पल्स विड्थ और रेस्ट टाइम का दोनों का योग क्या बता रहा है हमको, पल्स रिपीटेशन टाइम। पल्स विड्थ क्या है, एक पल्स का कितना ड्यूरेशन है, और रेस्ट टाइम क्या है, द पीरियड व्हेन ट्रांसमीटर इज साइलेंट। यहाँ ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा, ट्रांसमीटर साइलेंट है और रिसीवर इज रेडी टू रिसीव, रिसीवर रेडी है कि अब इको आओ हम रिसीव करेंगे, उस टाइम को क्या बोल रहे हैं, रेस्ट टाइम। ठीक है, ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा, रिसीवर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको रेस्ट टाइम बोल रहे हैं। पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ पल्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड को क्या बोलेंगे, पल्स रिपीटेशन, वो क्या होगा 1/PRT या सिंपल 1/T। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। अब क्या एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज ट्रांसमिटर पावर ओवर द PRT, एक PRT इसके बीच का एवरेज पावर क्या होता है। तो एवरेज पावर क्या होगा, इसका एरिया हम लेते हैं, वही एवरेज होता है अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये क्या हुआ टाइम पीरियड, PRT क्या हुआ टोटल टाइम पीरियड, और उसका एवरेज लिए। तो सपोज हम मानते हैं PT, एवरेज जो लेंगे तो इतना का ही एवरेज होगा, ये तो जीरो ही होगा। तो ये है जो PT ट्रांसमिटेड पावर का इसका पीक है, और ये क्या है पल्स विड्थ। तो एवरेज क्या हुआ PT इंटू पल्स विड्थ अपॉन टाइम पीरियड क्या हुआ PRT। ठीक है, अब यहाँ 1/PRT क्या बोले PRF, तो हमको P एवरेज क्या मिला PT इंटू PW इंटू PRF। अब PT क्या है, पीक पावर किसका, एंटीना, जो एंटीना भेज रहा है हमको उसका पीक पावर क्या है PT। अब क्या है नेक्स्ट टर्मोलॉजी, एवरेज पावर समझ गए, ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या होता है, एवरेज पावर और पीक पावर का रेशियो होता है, रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द पीक पावर। तो P एवरेज आपको पता है क्या है, अब पीक पावर अगर इधर P एवरेज बाय PT कर देंगे तो हमको ये हटाइए PW/PRT मिलेगा। तो इसके बाद क्या मिला, PW इंटू PRF। मतलब एवरेज पावर को हम, ड्यूटी साइकिल को हम तीन तरह के से डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द पीक पावर, रेशियो ऑफ पल्स विड्थ टू पल्स रिपीटेशन टाइम, या मल्टीप्लीकेशन ऑफ पल्स विड्थ टू द पल्स रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। इन तीनों तरह से हम ड्यूटी साइकिल को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं टारगेट रिजोल्यूशन। टारगेट रिजोल्यूशन क्या होता है कि जैसे हमको यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, सपोज हम इसको बात करते हैं इनेमी डिफेंस सिस्टम की बात करें, हम डिफेंस में एप्लीकेशन देख रहे हैं। अब हमको मिसाइल को टारगेट करना है, तो ऐसा नहीं हो कि हमको इसको उड़ाना है और हम इसको उड़ा दें। तो आपका रडार टारगेट को डिफाइन कर सके, पहचान सके कि हमको किस पे एक्ट करना है, तो उसके लिए हम टारगेट रिजोल्यूशन कर सकते हैं। तो टारगेट रिजोल्यूशन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन द टारगेट्स दैट आर वेरी क्लोज टुगेदर इन आइदर इन रेंज और बेंग। मतलब क्या है, या तो रेंज या तो एंगल में, दोनों में एक है, यहाँ एक थोड़ा 100 मीटर दूर पे, ठीक है, या तो ये क्या हुआ रेंज में बहुत बहुत क्लोज हुआ, या दूसरा क्या हुआ कि आपको एक यहाँ इतना एंगल पे मिल रहा है, वहीं एक एकदम बस मतलब एक 20 डिग्री पे मिल रहा है, एक 21 या 22 डिग्री पे नेक्स्ट टारगेट है। तो इस तरह का टारगेट जो बहुत क्लोज टुगेदर है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम टारगेट रेजोल्यूशन कर सके, इसके लिए हम टारगेट रेंज क्या होता है आप कहते हैं डिस्टेंस, अब बेरिंग क्या होता है एंगल होता है। ठीक है, तो रिजोल्यूशन दो तरह से हो सकता है, दो तरह से हम रिजोल्यूशन में प्रॉब्लम है, हमको रेंज रिजोल्यूशन हम कर सकते हैं, रेंज का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और बियरिंग या एजुमिथ रिजोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट रेजोल्यूशन में हम देखें दो तरह का होता है, रेंज रेजोल्यूशन और हमारा क्या होता है बियरिंग रेजोल्यूशन। तो रेंज रेजोल्यूशन मतलब क्या है, दो ही चीज हो सकता है, या तो एंगल सेम हो, ठीक है, और रेंज अलग अलग हो, और दूसरा क्या हो सकता है रेंज सेम हो या एंगल अलग अलग हो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये एंगल पर एक टारगेट, ये टारगेट, और दूसरा क्या हो सकता है रेंज सेम हो, एंगल सेम है यहाँ और टारगेट, यहाँ क्या है एंगल अलग अलग है, रेंज सेम है, यहाँ क्या है एंगल सेम है, रेंज अलग अलग है। तो जब रेंज अलग अलग हो, एंगल सेम है, तो हम क्या यूज करते हैं रेंज रिजोल्यूशन। क्या होता है एबिलिटी ऑफ रडार सिस्टम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू और मोर ऑन द सेम बियरिंग। बियरिंग मतलब एंगल सेम है और रेंज अलग अलग है, तब हम क्या यूज करते हैं रेंज रिजोल्यूशन। अगर दोनों बहुत क्लोज है,
ठीक है। अगर दोनों बहुत क्लोज है और रेंज अलग अलग है लेकिन क्लोज है, तो हमको डिफिकल्ट होगा पता करने के लिए ये रेंज क्या है, ये टारगेट है या ये टारगेट। क्यों? क्योंकि जो हम पल्स भेजेंगे वो अगर सपोज ये 2 मिली सेकेंड में रिप्लाई या 2 सेकेंड में रिप्लाई होता है, तो इससे टकराने के बाद ये 2 पॉइंट हो सकता है 2.00001, क्योंकि बहुत क्लोज होगा, 100 मीटर होगा तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में टकरा कर रिटर्न हो गया। लेकिन यही अगर सफिशिएंट डिफरेंस होगा दोनों का रेंज में, तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि हाँ ये सिग्नल मेरा एक ही इस टारगेट को हिट कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन जो हमारा डिपेंड करेगा वो किस पे कैसे, विड्थ ऑफ ट्रांसमिटेड पल्स, टाइप एंड साइज ऑफ टारगेट, जो टारगेट है उसका टाइप और साइज, ट्रांसमिटिंग पल्स का विड्थ, और तीसरा एफिशिएंसी ऑफ रिसीवर, इन तीनों पर मेन डिपेंड करता है। तो रेंज रेजोल्यूशन का फॉर्मूला आता है C इंटू पल्स विड्थ बाय 2। जो पल्स विड्थ होता है 1 बैंड विड्थ होता है ट्रांसमिटिंग पल्स का, तो C/2 भी लिख दे। B क्या होता है बैंड विड्थ, 1 पल्स विड्थ। ये हुआ रेंज रेजोल्यूशन। अब दूसरा क्या होता है बियरिंग रेजोल्यूशन। बियरिंग रेजोल्यूशन या एजिमुथ रेजोल्यूशन क्या होगा कि अब रेंज सेम है, बस क्या एंगल अलग अलग है। ठीक है, ये इतना एंगल पर ही है लेकिन रेंज सेम है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 टारगेट है, एक टारगेट दूसरा सेम रेंज पे है लेकिन क्या एंगल अलग अलग है। तो इसी के लिए यूज करते हैं, तो वही बोल रहा है बियरिंग और एजिमुथ रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी ऑफ ए रडार सिस्टम टू सेपरेट ऑब्जेक्ट द सेम रेंज बट डिफरेंट बियरिंग। ये रेंज सेम पर बियरिंग डिफरेंट। यहाँ बियरिंग डिफरेंट है इसलिए इसको बियरिंग रेजोल्यूशन बोल रहे हैं, और वहाँ क्या है रेंज डिफरेंट है इसलिए इसको रेंज डिफरेंट। वहाँ बियरिंग सेम है, यहाँ रेंज सेम है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अब देख सकते हैं ये एंटीना का बीम विड्थ है, इस बीम में कहाँ आता है, ये देखिए इस बीम में आ रहा है, इसके बीम में आ रहा है, तो बीम विड्थ पे डिपेंड करता है, और दूसरा रेंज कितना उस पर डिपेंड करता है। 2 चीज़ पे ये डिपेंड करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक बेसिक रडार सिस्टम कैसे वर्क करता है। अब आगे हम इसी में रेंज कैलकुलेशन मेन करेंगे, एक रडार सिस्टम को लेकर उसके सारे पैरामीटर को देखते हुए उस पर रेंज कैलकुलेट करेंगे। होप यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।